जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और देखिए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम अर्थशास्त्र आपको कराएंगे और हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं होने के कारण हमारा पर्सनल नोट्स भी तैयार उतना अच्छे से नहीं हो पाया है। इसलिए आप देखते होंगे, मैं पहले ही इसको बारे में बता देता हूँ। ये कहीं ना कहीं जो नोट्स है वो मतलब ज्ञान बिंदु एकेडमी का नोट्स है। आपको पहले बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जो रियलिटी है उसको भी हम बता देते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की परिभाषा, लेकिन इसमें हमने कुछ कुछ चीज़ों को और ऐड किया है और समझाने का ज़्यादा कोशिश किया है। वो आपको बाद में पता चलेगा, ऐसे पीडीएफ के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये पिक्चर को मैंने सेट किया है जिससे कि आपको ज़्यादातर समझ में आए। तो चीज़ों को हम समझते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बताइएगा कमेंट में फटाक से, नहीं तो अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हम बंद कर देंगे इस सीरीज़ को झटाक से। तो हम अगर बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा का, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थशास्त्र कहते किसको हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र दो शब्द यानी धन प्लस शास्त्र, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य की धन संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब देखिए, जितना भी धन संबंधित बातें होगा, रुपया पैसा से संबंधित, वो सभी के सभी अर्थशास्त्र में आते हैं और इन्हीं को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सर अर्थशास्त्र का मतलब और क्या होना चाहिए, तो देखिए, ऐसे अर्थशास्त्र के बहुत सारे परिभाषा हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर बात करें मोटा मोटा तो देखिए अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है समझिए थोड़ा सा। जब हम इन टॉपिकों को करेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर ये मानव की अगर हम बात करते हैं तो मानव के जो सोच है, मानव की जो आवश्यकता है, क्या है आवश्यकता, वो क्या है असीमित है। क्या है, एक मिनट रुकिए। देखिए, अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव का जो आवश्यकता है, आवश्यकता, ये क्या है आपका असीमित है। क्या है असीमित, मतलब हम सोच कितना दूर तक सकते हैं। सोचने से हमको लगता है कि हम मतलब अमेरिका के जो बाइडेन हैं, सोच के तो हम ये भी समझ सकते हैं, सोचना ही है तो कुछ सोच लो। तो इसलिए मानव का जो आवश्यकता है या सोच है वो बहुत असीमित है। और पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो संसाधन है, क्या है संसाधन, वो क्या है आपका सीमित है। क्या है सीमित। तो मानव इस सीमित संसाधन से अपनी आवश्यकता को पूरा कैसे करेगा, मतलब असीमित आवश्यकता को पूरा कैसे करेगा, इसी के अध्ययन को हम बोलते हैं क्या अर्थशास्त्र। समझ में आपको आ गया, इन चीज़ों को समझ गए आप। मतलब पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं, जितने भी मतलब संसाधन है वो सीमित है, लेकिन हमारी सोच, हमारी आवश्यकता असीमित है। और इस सोच को हम कैसे पूरा करें, यही चीज़ हमें बताता है कौन, अर्थशास्त्र। समझ में आपको आ गया, क्योंकि सभी चीज़ तो सीमित ही है, इसी को हम क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आई होंगी। और हमारी सोच असीमित है, आपको पता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थशास्त्र को। मतलब देखिए, अर्थशास्त्र किस शब्द से बना है, तो अर्थशास्त्र अंग्रेजी में इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से, एक मिनट इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, जूम करने के बाद पीडीएफ चौड़ा होता है तो उस वजह से नहीं दिखेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको जूम कर दें। चलिए, अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा की इकोनॉमिक्स, मतलब ये इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। ग्रीक शब्द क्यों, ये ओकस प्लस में ये निमोन से, अगर इसकी हम बात करते हैं, से मिलकर बना हुआ है। इसकी अगर हम बात करते हैं, ओकस का मतलब आपका होता है घरेलू, और इसका मतलब होता है धन। क्या होता है आपका धन, और इसका अर्थ होता है आपका शास्त्र यानी वैज्ञानिक अध्ययन। तो धन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इसके शब्दों में ही ये चीज़ छुपा हुआ है। समझ में आपको आ गया। और ज़्यादातर ग्रीक शब्द नहीं तो लैटिन शब्द ही होते हैं, ये बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम अगर बात करते हैं थोड़ा सा और, कि अर्थशास्त्र में मनुष्य उन सभी कार्यों का अध्ययन करता है जिन्हें असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधन मतलब प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। तो आपको बताएं ही, ये चीज़ समझ ही गए होंगे। अब देखिए अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र अगर मोटा मोटा तौर पर अभी के हिसाब से देखिएगा तो हर व्यक्ति, मतलब ये मेरा सोच है, ऐसा नहीं कि ये किसी का थ्योरी है, हर व्यक्ति जो रुपया के लिए काम करता हो, मतलब रुपया के लिए कोई भी काम करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि ये किसी वैज्ञानिक का है। अब देखिए, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषा। यहाँ देखिए, जितना भी गेम है इस देश में, चाहे किसी भी चीज़ में, देखिए रियलिटी ये है कि हम भी जो वीडियो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी ये उद्देश्य है कि हमको कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति हो, और इस धन की प्राप्ति हमें ईमानदारी पूर्वक हो, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और आप लोगों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको संतुष्टि भी मिले और हमें भी संतुष्टि आपसे मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी पैसा के पीछे हर इंसान कहीं ना कहीं भागता है। और देखिए, जैसे जैसे आप अपने काम में वृद्धि करते हैं,
अपने सोच में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे आपके पास रुपया बढ़ते चला जाता है। इसलिए ये सीढ़ी है रुपया का। और हमेशा आप याद रखिए कि इंसान गरीब जो जन्म लेता है ज़रूरी नहीं कि वो सब दिन गरीब ही रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गरीब होते हैं उनके ही पास ये ऑप्शन होता है कि वो अमीर बन सके। अमीर तो पहले से अमीर है, तो वो कितना भी अमीर बन जाए उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अमिताभ बच्चन के जैसा ही अगर सेम टू सेम अभिषेक बच्चन होता तब भी अभिषेक बच्चन का नाम उतना नहीं होता जितना अमिताभ बच्चन का नाम है, समझे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सब बातें। और चलिए आगे हम अगर बात करते हैं विभिन्न अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषा, मतलब अर्थशास्त्री क्या मानते हैं परिभाषा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं। सबसे पहले जो वैज्ञानिक आते हैं वो, मतलब पहले जो विद्वान आते हैं वो थे एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की बात करें तो आप इनका फोटो देख लीजिए, यही है आपके एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के बारे में बात करते हैं। देखिए ये एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को, मतलब अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारकों का खोज है, ये बताते हैं। उसके बाद देखिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। मतलब आधुनिक जो अर्थशास्त्र अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके पिता किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में बताया था इन्होंने ही बताया था। एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, देखिए आप सिर्फ जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, है कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में इनका किताब का जो नाम है वो क्या नाम है, देखिए यहाँ पे दिया गया है एडम स्मिथ के नाम, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनके पूरे किताब का नाम है, इतना बड़ा, लेकिन हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन से ही पढ़ते हैं। और वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब होता है धन का किताब, मतलब धन से संबंधित बातें। अब देखिए ये जो किताब है वो 1776 में इन्होंने प्रकाशित किया था और इसी में इन्होंने पूरे धन से संबंधित जानकारियाँ दी थी। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो एक मिनट आगे चलते हैं आपका और समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं आगे। देखिए अर्थशास्त्र के बारे में अगर बात किया जाए तो एक इम्पोर्टेंट बात जानिए आप, अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है वो समय के अनुसार बदलते रहता है। अब आप कहिएगा कैसे सर, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो होगा, इसलिए होगा कि मानव की जो आवश्यकताएं हैं, क्या है, मानव की आवश्यकताएं वो समय के अनुसार बदलता रहता है। आप अभी सोच रहे हैं, अभी दुनिया में क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो अभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं कि काश मेरे पास अच्छा से अच्छा मोबाइल होता। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वो सोच रहे हैं कि मेरे पास आईफोन होता, समझे। और एक बार चीज़ दिखेगा, जिनके पास एगो गर्लफ्रेंड है वो सोचते हैं कि मेरे पास 2 गो होता, 4 गो होता। तो कहीं ना कहीं आवश्यकताएँ आदमी की बढ़ती रहती है। तो इसी वजह से जो जब आवश्यकता बढ़ गया तो आवश्यकता डिपेंड करता है अर्थशास्त्र पर, तो इसलिए अर्थशास्त्र का भी परिभाषा समय के अनुसार बदलते रहता है। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आप देखिए अब हम बात करते हैं कि एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ये समझ गए 1776 में प्रकाशित किया था। अब देखिए हुआ क्या था, अर्थशास्त्री जब इन्होंने यह परिभाषा दिया तो इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा, ये क्या कहा, देखिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ों पर फोकस किया। मतलब इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र ये कुछ नहीं है, ये धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, धन का विज्ञान। जैसे जीव विज्ञान में हम जीवों का विज्ञान बोलते हैं, उसी तरह इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र में ओनली फॉर पैसा कौड़ी वाला बात है और कुछ नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसमें धन को इसमें इन्होंने बताया कि धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन को कैसे बढ़ाया जाए, धन को कैसे घटाया जाए, इसी के बारे में इन्होंने बताया। और धन को कहाँ पे कितना निवेश किया जाए, क्या किया जाए, निवेश किया जाए, इन्हीं सब सिद्धांतों के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में पूरा बताया। और जब इन्होंने यह बात पुस्तक में कही तो जब अन्य अर्थशास्त्री इनके बाद हुए वो इनके थ्योरी पर मार कर लिए। मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा, एकदम आप गलत बोल रहे हैं। मतलब इनके थ्योरी को कहीं ना कहीं लोगों ने नकारा, कहा कि सिर्फ अर्थशास्त्र धन का विज्ञान नहीं है और चीज़ों का भी विज्ञान है। तो देखिए इनके थ्योरी को कौन कौन लोग आगे जाके गलत करते हैं और मतलब कहते हैं कि ये सही नहीं है। लेकिन जैसे में आपको पता होगा जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे तब परमाणु मॉडल सबसे पहले जॉन डाल्टन ने दिया था। तो परमाणु के सिद्धांत और परमाणु के पिता उन्हीं को, जॉन डाल्टन को, मतलब परमाणु के सिद्धांत देने वाले पहले मानते हैं। गलत या सही बीज रोपने का काम तो उन्हीं ने किया था, है कि नहीं है। तो उसी तरह मतलब अर्थशास्त्र में इन्होंने जो भी थ्योरी दिया आगे जाके लोगों ने गलत किया, लेकिन तब भी सबसे पहले इन्होंने ऐसा बताया, इसी वजह से इनको ही अर्थशास्त्र का पिता माना गया। अब देखिए इनके जो विरोध करने वाले थे इनके थ्योरी के, वो थे मतलब कार्लाइन, रस्किन एवं मॉरिस। तो ये आप याद रखिए, कार्लाइन, रस्किन एवं मॉरिस, समझे, क्या याद रखिएगा, कार्लाइन, रस्किन एवं मॉरिस। तो इसको ट्रिक हम देते हैं आपको याद करने का। इसका जो ट्रिकवा है वो है करम, क्या है, करम। तो करम से देखिए कार्लाइन हो जाएगा, र से रस्किन हो जाएगा, म से मॉरिस हो जाएगा, तो करम। ये आपको नाम याद नहीं रहेगा लेकिन करम जीवन में आप भूल नहीं सकते हैं। तो
कार्लाइन, रस्किन एवं मॉरिस। आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा, ट्रिक लिख दीजिएगा, याद रहेगा। तो क्रम याद रखिएगा। अब अगर इनकी बात करते हैं, इन तीनों ने कहा था कि अर्थशास्त्र में एडम स्मिथ की परिभाषा को यह कर आलोचना किया कि उन्होंने अर्थशास्त्र में धन को मनुष्य से अधिक महत्व दिया है, जो अनुचित है। सही बात है, सिंपल बात है। धन का जरूरत कब है? जब मनुष्य है। ऐसा पूरा मनुष्य ही नहीं रहेगा तो धन का कोई जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आपको आया? तो इन्होंने ये बताया कि अर्थशास्त्र तभी तो है जब मनुष्य है, अगर है ही नहीं तो, जब मनुष्य ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा? इसलिए इसको लेकर इन्होंने गलत साबित कर दिया इन तीनों लोगों ने। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो इनका ये मानना था कि देखिए, अर्थशास्त्र मानव की आवश्यकता को बतलाता है, जबकि एडम स्मिथ केवल धन का चर्चा किए। मतलब अर्थशास्त्र मानव की आवश्यकता को बतलाता है कि मानव की आवश्यकता क्या है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? देखो, आपको वीडियो में लेट लगेगा, लेकिन समझ में हम वादा करते हैं कि अच्छे से आएगा। 100 रुपया है और 100 रुपया का हमको खाना खाना है। क्या खाना है? खाना। और ये ए नाम का होटल है और बी नाम का होटल है, हमको भरपेट खाना है। तो ए नाम का जो होटल है वो थोड़ा चैंपियन है, ये 150 रुपया में खाना खिलाता है और भरपेट खिलाता है। और बी नाम का जो होटल है वो 100 रुपया में ही खाना खिलाता है, लेकिन वो जो खाना खिलाता है आपका, वो 100 रुपया में भरपेट खिला देता है। और हमको क्या है, हम लेबर कैटेगरी के आदमी, हमको भरपेट खाना खाना है, तो हम ए को चूज करेंगे कि बी को चूज करेंगे? समझे? अब बताइए, मेरे पास 100 रुपया है तो हम बी को ना कंसीडर करेंगे? धंधा तो दोनों का चल रहा है, लेकिन हम किसको कंसीडर किए? 100 का। तो धन का तो जरूरत दोनों को है, समझे नहीं समझे? लेकिन हम धन देना किसको ज़्यादा पसंद किए? धन देना सर हम बी को ज़्यादा पसंद किए, क्योंकि मेरे पास 100 रुपया था और हमें आवश्यकता भर पेट का था। हमें आवश्यकता कैसा था? भर पेट। अगर टेम्पररी हमें खाना रहता तो हम ए से खा के भी काम चला लेते। तो यहाँ पैसा देखिए इंपॉर्टेंट हुआ? नहीं हुआ। यहाँ आवश्यकता ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हमें खाना जो चाहिए वो भर पेट चाहिए। समझे नहीं समझे? तो इसलिए इन लोगों ने इसलिए इनका विरोध किया कि धन इंपॉर्टेंट नहीं है, मानव की आवश्यकताएं इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। चलिए, तो कैसे इंपॉर्टेंट था इसको लेकर मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया। हाँ, जैसे में एक और परिभाषा दे सकते हैं। मान लो आप एक थाली है, क्या है? थाली। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। और मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर खाने के लिए इसमें आता है और थाली में आप 100 रुपया डाल दीजिएगा या 5,000 रुपया डाल दीजिएगा, कहिएगा चलो भोजन कर लो, और उसको कहिएगा कि एक बंद कमरे के अंदर, इसके बाहर आपको जाना बिल्कुल नहीं है, तो ये 5,000 रुपया सिर्फ उसको पेट भर देगा? कहीं ना कहीं उसको घर से बाहर निकलना होगा, उसकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से उसको खाना चाहिए। तो सिर्फ धन ही अर्थशास्त्र का विज्ञान नहीं है। यही चीज़ को मानकर इन लोगों ने इनके थ्योरी को गलत साबित किया। आशा करते हैं समझ में आपको आया होगा। समझ में आ गया? अब देखिए, अर्थ के धन संबंधित परिभाषा। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि अर्थ के धन संबंधित परिभाषा, क्या पूछे? अर्थ के धन संबंधित परिभाषा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था एडम स्मिथ। ऐसे क्वेश्चन आपका कि अर्थशास्त्र के धन संबंधित परिभाषा किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने। अब हम बात करते हैं अगले जो अर्थशास्त्री, वो आए थे डॉक्टर मार्शल। इनको हम अल्फ्रेड मार्शल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। ये याद रखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल। इनकी अगर बात करते हैं तो देखिए इन्होंने क्या कहा। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान एवं भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। मतलब इनका कहना था कि अर्थशास्त्र उन बातों का अध्ययन करता है जिसमें मानव के कल्याण प्रदान करने वाले और भौतिक पदार्थों से प्राप्ति उनका उपयोग करने से है। इनका मानना यह था कि मानव सिर्फ और सिर्फ, देखिए इसका मोटा मोटा अर्थ हम समझाते हैं, मतलब मानव कोई भी जो काम करता है वो सामाजिक कल्याण और उसके बाद समझिए उससे भौतिक कार्य से जो प्राप्ति होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये इनका मानना था। तो इसको भी हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे, समझिए कैसे। तो इनका मानना यह था कि जो भी काम मानव के कल्याण से संबंधित हो वो सभी के सभी अर्थशास्त्र होता है। जैसे में मानव द्वारा कोई भी चीज़ उपयोग में लाया गया, क्या लाया गया? उपयोग में या उपभोग में। किसमें? उपभोग में। तो आप देखिए एक बात समझिए, मानव का कल्याण का उपयोग की मतलब बात करते हैं तो मान लीजिए कि हमें कपड़ा खरीदना है। क्या खरीदना है? कपड़ा। तो कपड़ा से हमें कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हमारे कहीं ना कहीं तन ढकेंगे, तो कपड़ा जरूरी है। उपभोग का मतलब भोजन। अगर हम दाल सब्जी चावल खाना है तो ये हम खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, तो इसको उपभोग का। तो ये हमारे जीवन के कल्याण से संबंधित चीज़ें हैं, इसलिए उपयोग या उपभोग हो, ये दोनों बात ये कौन बोले थे? जॉन मार्शल। और इसके लिए इन्होंने बोला था कि मानव के कल्याण के संबंधित बातें अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे, एक मिनट,
अगर आपसे पूछे कि मानव के कल्याण संबंधित, क्या संबंधित, मानव के कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर मार्शल, एक प्रसिद्ध पुस्तक इनका जो था वो था मतलब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन 1890 में किया था। वो किए थे 1776 में और ये 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अगला जो थे अर्थशास्त्र, रॉबिन्स ने डॉक्टर मार्शल के परिभाषा को यह कर आलोचना किया। मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि इनने जो परिभाषा दे दिया उसका आलोचना नहीं हुआ, इसके भी आगे जाकर आलोचना किए लोगों ने। इन्होंने कहा कि देखिए अर्थशास्त्र में सभी आर्थिक कार्यों का अध्ययन होता है, चाहे वह भौतिक हो या अभौतिक हो, चाहे उनसे कल्याण हो या वृद्धि अथवा ना हो। मतलब देखिए अब हुआ क्या था, जब अल्फ्रेड मार्शल का समय आया तो ये सिर्फ दो चीज़ों की बात किए। एक किए कि भौतिक पदार्थ, किस पर, भौतिक, भौतिक मतलब जिसे मानव, जिसको आप छू के महसूस कर सकते हैं, चावल, आटा, गेहूँ, ये सब आपकी ज़रूरतें हैं, मोबाइल, ये सभी आपकी ज़रूरतें हैं, तो ये भौतिक चीज़ें ना हो गई। उसके बाद ये बोले थे कि उपभोग मतलब कल्याण, किससे संबंधित, कल्याण से संबंधित, और वो भौतिक चीज़ होनी चाहिए। इन्होंने अभौतिक का चर्चा ही नहीं किया। लेकिन इसी को लेकर आगे जो आते हैं अर्थशास्त्री, मतलब जिनका नाम है देखिए रॉबिन्स, रॉबिन्स इनके थ्योरी को गलत कर देते हैं कि आपने गलत कहा है। ये क्या कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि मानव सिर्फ भौतिक चीज़ों के लिए नहीं, मानव भौतिक और अभौतिक, किसको, अभौतिक, इन दोनों चीज़ों के लिए पैसा खर्च करता है। और जब पैसा खर्च करता है तो आपने सिर्फ भौतिक पर क्यों अटका दिया चीज़ों को। ये कौन बोले, रॉबिन्स बोले। किसको बोले, मतलब मार्शल को, सिद्धांत को बोले। तो अब देखिए ये नया ले आए थ्योरी। इन्होंने कहा भौतिक, जैसे में हमको मोबाइल लेना है, क्या लेना है, मोबाइल। मान लो हमको खाना खाना है, समझे, हमें कपड़ा लेना है, क्या लेना है, कपड़ा, हमें गाड़ी लेना है, समझ में आया। तो ये सभी के सभी चीज़ें हम छू के महसूस करते हैं, तो इन्हीं चीज़ों को हम भौतिक कहते हैं। जिससे हम छू के महसूस करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिया फील करते हैं, उसको भौतिक चीज़ें कहते हैं। लेकिन अभौतिक किसको कहते हैं। अब आप बताओ, आपके मोबाइल में डाटा डलवाना है, समझिए अभी के एग्जाम्पल हम लेते हैं ज़्यादातर। आपको मोबाइल में रिचार्ज करवाना है, मतलब डाटा डालाना है, तो डाटा को आप देख पाते हैं। जैसे मैं आपको 2 GB डाल दिए, खटाक दुनिया टिपते हैं, कैसे ना कैसे डाटा आ गया। बताओ ये बताइए, लेकिन आपका पैसा लगा कि नहीं लगा। तो पैसा लग रहा है भौतिक, लेकिन डाटा कैसा है, अभौतिक चीज़। तो अभौतिक चीज़ों का भी तो हम कहीं ना कहीं पैसा खर्च करते हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़ पाइएगा, है कि नहीं। आप मान लो आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो जो हम पढ़ा रहे हैं ये भी एक तरह का तो अभौतिक है। हम बोल रहे हैं, ये आपको दिख थोड़े रहा है, सिर्फ मोबाइल में आप देख रहे हैं, हमारे वीडियो से चल रहा है। तो बहुत सारे अभौतिक चीज़ों के लिए भी खर्च किया जाता है। जैसे में ज्ञान, आप मान लो कि हमको आप अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए रखें, आप हमको महीने का दे रहे हैं 50,000 या 40,000, जो भी पैसा दे रहे हैं, 50,000 40,000 दे रहे हैं, तो हमारा जो काम है वो मान के चलिए हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसको आप देख थोड़े लीजिएगा कि कहाँ फिजिक्स पढ़ाए, कहाँ केमिस्ट्री पढ़ाए, वो अभौतिक है। लेकिन वही अभौतिक काम के लिए आप हमको पैसा 40-50 हज़ार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ को लेकर रॉबिन्स ने किसके थ्योरी को गलत कर दिया, मार्शल के थ्योरी को। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं रॉबिन्स बाबू को। आपको अच्छे से समझ में आ गया कि आखिरकार आलोचना क्यों हो रहा है। देखो एक बात आप समझिए, समाज में आप कितना भी अच्छा करिए, एक चीज़ हम बताते हैं, आपका आलोचना होना तय है। तो आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, 1000 आलोचनाएं हो, आपके सामने 1000 रोरा आए, लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा कि यही रोरा एक दिन आपका मुकद्दर बनाएगा। समझिए, जो आदमी अपने जीवन में क्राइसिस नहीं झेला है, दुख नहीं किया है, वो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि दुख ही हमें आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब समझिए आपका सबसे बुरा समय चल रहा है। अगर आपके साथ सही नहीं हो रहा है, समय साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, समझिए हमारा यही सही समय है और कुछ करने का समय है, कभी भी। चलिए रॉबिन्स को हम देखते हैं। रॉबिन्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित संसाधनों तथा, एक मिनट इसको पढ़ते हैं, साधनों तथा उद्देश्य से रखने वाले मानवीय। तो कहीं ना कहीं से ये बात पता चलता है कि किसी वस्तु का कीमत निर्धारण पता चलता है। जैसे मान के चलिए अगर लकड़ी को हम लेते हैं, तो एक लकड़ी जो मान के चलिए शीशम का लकड़ी है, तो इस शीशम के लकड़ी को कोई व्यक्ति जला भी सकता है, क्या कर सकता है, जला सकता है। इसी शीशम के लकड़ी को कोई व्यक्ति कुर्सी बना सकता है, क्या बना सकता है, कुर्सी। इसी को कोई पलंग बना सकता है, क्या बना सकता है, पलंग। तो आप देखो कि इसी से कोई क्या बना सकता है, पलाई बना सकता है, क्या बना सकता है, पलाई। तो इसमें जैसे जैसे आप देखिएगा, जैसे जैसे कुर्सी, जैसे सबसे जलावन में इसका वैल्यू बहुत कम होगा, कुर्सी में इसका वैल्यू उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पलंग अगर बनाएगा तो उससे ज़्यादा और दाम बढ़ जाएगा, पलाई अगर बनाएगा तो उससे और ज़्यादा दाम बढ़ जाएगा।
तो आपने देखा कि है एक ही चीज़, लेकिन इसके कीमत बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, व्यवहार और उपयोग के हिसाब से। तो यही बात बताए थे रॉबिन्स, और इसको लेकर इनके भी आलोचना किए, मतलब इनका भी आलोचना किया गया। और इनके जो आलोचक थे वो थे डार्विन, फ्रेजर और एली, ये 3 व्यक्ति। तो डार्विन, फ्रेजर, इसको आप कैसे याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा डफली से याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? डफली। फर्स्ट से फ्रेजर आप याद रखिएगा, फ्रेजर अपने आप याद आ जाएगा। तो डार्विन, फ्रेजर और एली, ये डफली 3 व्यक्ति मिलके, जिस तरह से हम आपको पीछे बताए थे करम बताए थे ना, उसी तरह से यहाँ डफली याद रखिएगा। तो 3 अर्थशास्त्री ने मिलकर इनके इस सिद्धांत को गलत साबित कर दिया कि ये बिल्कुल सही नहीं है, समझे। क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ किसी वस्तु के कीमत का पता चलता है, ना कि अर्थशास्त्र का। इस वजह से इनका भी जो सिद्धांत था ये गलत हो गया। और रॉबिन्स के उपयुक्त परिभाषा को दुर्बलता संबंधित परिभाषा भी कहा जाता है। मतलब इन्होंने इस परिभाषा को, मतलब ये जो परिभाषा दिया इसे दुर्बलता संबंधी परिभाषा कहते हैं। तो ये बात को भी याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ दे कि धन संबंधित परिभाषा कौन दिया था, एडम स्मिथ, और मानव कल्याण संबंधी परिभाषा कौन दिया था, तो एल्फ्रेड मार्शल, उसका दुर्बलता संबंधित परिभाषा कौन दिया था, तो ये दिया था रॉबिन्स। इस तरीक़ा से आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आगे आपका क्या दिया है। देखिए आगे जो दिया है, देखिए अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम अथवा, अब देखिए ये जो बड़ा सा परिभाषा है, ये परिभाषा कौन दिया था, ये समझिए। ये अगर हम बात करते हैं तो इस परिभाषा को मतलब देखिए हम आपको बताया सैमुअल्सन दिया था। क्या दिया था? सैमुअल्सन। और इनका कहना था, देखिए ये बड़ा सा परिभाषा, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से अथवा इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं, और इन वस्तुओं का वर्तमान में भविष्य के उपयोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। यह साधनों के बंटवारे के लिए किए जाने वाले सुधार, लाभों के लागतों का विश्लेषण है। तो इतना बड़ा परिभाषा इन्होंने कौन दिया था, तो सैमुअल ने। कौन दिया था? सैमुअल्सन ने दिया था। सैमुअल्सन ने दिया था, और इन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो ये परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछेगा, समझे। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, इसको थोड़ा हम समझते हैं, पहले देख लेते हैं। और वीडियो काफ़ी आपका लंबा हो गया है, और आज का वीडियो इसलिए लंबा हो गया कि अर्थशास्त्र का शुरुआत था, क्या था, प्रारंभ था। और अर्थशास्त्र का जब शुरुआत था तो इसी वजह से मैंने कुछ चीज़ों को, आयामों को अच्छे तरीक़े से आपको समझाया, और एक चीज़ों को मैंने समय दे के समझाया जिससे कि आपको समझ में। आपको पता है कि अर्थशास्त्र को आप कठिन सब्जेक्ट समझते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको कठिनाई उत्पन्न तनको नहीं हो, आपको पूरा का पूरा समझ में आए। इसलिए मैंने आज के वीडियो में लेट लगाया है। बाकी वीडियो में कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़े समय कम लेते चले, और ऐसा होगा भी। आपको पता होना चाहिए कि जब गाड़ी खुलती है तो धीरे धीरे ट्रेन चलती है, और उसके बाद एक मैक्सिमम स्पीड में चलने लगती है। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और इसके क्वेश्चन जैसे ये चैप्टर समाप्त होंगे हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।